तो स्टार्ट करते हैं। लॉ एंड जस्टिस। फाइन। लॉ क्या है, ठीक है, और ये क्यों बनाया गया, और इसी स्टेट में इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब हम आज देखेंगे, और इनकी टाइप्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉडर्न स्टेट्स है ना, जितनी भी मॉडर्न स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं। देखिए, जैसे इंसान है, जब वो स्टेटलेस कंडीशन में रहता था तो उसको सारी आज़ादी थी, वो जो चाहे करता, वो मतलब जो भी करना चाहे उसको आज़ादी थी। किसी को कत्ल कर रहा है, किसी से मतलब कुछ चीज़ छीन रहा है, डाका चोरी सब कुछ, ठीक है। तो वो एक ब्रूटल सी कंडीशन थी। तो इंसान ने जब रहना था तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने अपने कुछ राइट्स और लिबर्टीज वगैरह सरेंडर की, ठीक है। तो वो कुछ लॉज बनाने शुरू किए लोगों ने, ताकि एक सोसाइटी के अंदर लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके, एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर चलाया जा सके, ताकि एक स्टेट जो है वो एक पीसफुल जगह हो रहने के लिए, इंसान के लिए, ठीक है। तो लॉज इसलिए बनाए गए। लॉज का यही काम है कि वो लोगों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करे और कंट्रोल करे। अगर लॉज नहीं मौजूद होंगे तो आप सिग्नल तोड़ेंगे, लेकिन अगर सिग्नल तोड़ने पे फाइन होगा तो आप सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो इंसान की जरा सी नेचर है कि ना वो रॉन्ग साइड पे ज्यादा जाता है। तो लॉज बना के हम उस नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो स्टेट है वो कुछ लिबर्टीज भी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। लॉज बनाए हैं, और लॉज का काम ये देखना होता है कि हमने इंसानों को जो लिबर्टी प्रोवाइड की है, इंसान उसके हिसाब से रह रहे हैं या नहीं। जस्ट लाइक जैसे चाइल्ड लेबर गलत है, ठीक है। आप उसमें बच्चों की जो उनका जो दूसरे राइट्स हैं उनको जब्त कर रहे होते हो और उनसे काम करवा रहे होते हो। तो लॉज बना के हम बच्चों को जो उनके राइट्स हैं और जो उनकी लिबर्टी है उनको सिक्योर करते हैं, ठीक है। और लॉज बना के हम वो सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए अवेलेबल करते हैं जो अदरवाइज एक प्रिविलेज क्लास ले जाती। फाइन। जो पुअर है, जो लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, हम उनके लिए फिर लॉज बनाते हैं कि भाई टैक्स का पैसा आएगा तो इन लोगों पे इतना इतना खर्च होना है, राइट। तो हम देख लेते मैंने क्या लिखा हुआ है पहले। अच्छा, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेगुलेट करने के लिए हमने एग्जेक्टिव की फोर्स बनाई होती है, जैसे लाइक पुलिस होती है, फिर कोर्ट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। और इस तरह के लॉज को जो लोगों की बेहतरी के लिए, बेहतरी को टारगेट कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव लॉज कहते हैं। अगर आप पॉजिटिव लॉज को वायलेट करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, आपको सजा मिलेगी, कोर्ट सजा देगा। और अगर हम लॉ की स्टडी कर रहे होते तो उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब हम एक दफा रीड कर लेते हैं, मैंने स्लाइड में क्या लिखा हुआ। मॉडर्न स्टेट्स आर अप टू प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज टू इट्स पीपल, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग देयर बिहेवियर। अब मॉडर्न स्टेट्स में क्या हो रहा है कि सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को। अब वो सोशल सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करके। देन have wrote that have written that laws are made to control, regulate the activities of the people. The state also ensures the people are conferred with liberty, ठीक है। मतलब हमने लोगों की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लिया, उनकी लिबर्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया। देन क्या कह रहे हैं, टू मेक देम विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हैं उनको अवेलेबल है, whereby they can seek the best possible development of their personalities, ठीक है। अब लॉ हमने इस मकसद के लिए नहीं बनाया है कि लोगों की पर्सनालिटीज को रिप्रेस करें। हमने इसलिए बनाया है ताकि उनको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लिबर्टीज हैं, उनके राइट्स हैं, सारे सारे मिले, ताकि वो जितना बेहतर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं वो करें, ठीक है। जितना अच्छा एक शहरी वो इंसान बन सकता है वो बन जाए। It refers to the body of the rules and regulations enforced by the courts. अब लॉस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बॉडी है जो कोर्ट इन्फोर्स करती है। और अगर आप उन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोर्ट से सजा मिलेगी। These positive laws command the people to do certain things and not to do certain things. अब ये पॉजिटिव लॉज हैं, ये कुछ लोगों को कुछ काम करने पे उकसाती हैं, कुछ काम करने से मना करती हैं।
जैसे कि शराब नहीं पी जा सकती हमारी कंट्री में, ठीक है, क्राइम है, फिर पोर्नोग्राफी क्राइम है और इस तरह की चीजें, तो आप वो चीज नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ चीजें लाजमी तौर पे करेंगे, ठीक है, जो भी आपके सर्टेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपने पूरी करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ। और अगर आप इन चीजों को वायलेट कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। द स्टडी ऑफ द लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। डेफिनेशन, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स के अपने डेफिनेशन लिखनी है और जो है जिसने डेफिनेशन दी है उसके नाम से लिखनी है, तो मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी है, ये बीच में थोड़ी सी बड़ी होगी, हम इनको रीड कर लेते हैं। मैक आवर क्या कह रहे हैं? विदाउट लॉ देयर इज नो ऑर्डर, ठीक है, एंड विदाउट ऑर्डर मैन आर लॉस्ट। अगर लॉ नहीं है तो ऑर्डर नहीं है, और अगर ऑर्डर नहीं है तो मैन आर लॉस्ट, नॉट नोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड नॉट नोइंग व्हाट दे डू, ठीक है, ना उन्हें पता लगेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, ना उन्हें पता लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो लॉज एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने कुछ चीजें करनी है, कुछ नहीं करनी, और ऑर्डर लेकर आते हैं सोसाइटी में। अगर लॉज नहीं होंगे तो हर इंसान जो है वो वही करना शुरू कर देगा जो उसकी मर्जी है, चाहे वो सही है वो गलत है। तो इंसान को लॉज एक सही की डायरेक्शन दे देते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिडविक क्या कह रहे हैं? लॉ इन जनरल रूल which desire to do or abstain from doing a class of acts, ठीक है। अब इसने सिंपल सी बात की, एक जनरल रूल है कि आपने कुछ काम करने कुछ नहीं करने, and for the disobedience of which some penalties may be reasonably be expected by the person disobeying। अब वो जो बंदा डिसोबे कर रहा है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा जो लॉ कह रहा है करो, और वो काम कर रहा है जो लॉ कह रहा है नहीं करना, तो वो डिसोबे कर रहा है, और डिसोबे करने पर पेनल्टीज मिलेंगी, फाइन, और उस बंदे को जो डिसोबेइंग कर रहा है इन लॉज की, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। देन टीएच ग्रीन क्या कह रहे हैं? लॉ इज अ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हिच स्टेट इन्फोर्सेस, ठीक है, सिस्टम एंड ऑब्लिगेशंस मतलब फराइज और हकूक का एक सिस्टम है जो कि स्टेट इन्फोर्स कर देती है और लोगों को वो मानना पड़ता है। सोर्सेज क्या हमारे पास लॉज के? तो जी सबसे पहले तो हम बता दें कि स्टेट जो है वो बनी ही इसलिए थी कि लॉज इन्फोर्स किए जाए, लॉज बनाए जाए ताकि लोगों का रवैया रेगुलेट हो सके, अदरवाइज वो जंगल का कानून होता, बड़ा छोटे को खाता, ठीक है। तो लेकिन मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा है? स्टेट इज बोथ अ चाइल्ड एंड पेरेंट ऑफ लॉ। स्टेट जो है वो लॉ के लिए ही बनाई गई है, ठीक है, और पेरेंट भी स्टेट ही लॉ की, मतलब स्टेट ही लॉ बना रही थी। जो मैंने बात की थी कि हमारी स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, वो तीनों लॉज के साथ ही तो काम कर रहे होते हैं। एक का काम लॉ का बनाना, दूसरा लॉ को इन्फोर्स करना, और तीसरा अगर ये देखना कि वेदर दिस इम्प्लीमेंटेशन इज ओके और नॉट, या कोई भी लॉ है उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल भी रहा है या नहीं, इंटरप्रेट करना लॉज को, ठीक है, और फिर पनिशमेंट्स भी डिसाइड करना। फाइन, all 3 organs of the state are concerned with the laws. Legislature make laws, judiciary interpret the laws and executive implement the laws. तो ये 3 organs है स्टेट के। फाइन, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोर्सेज क्या है। कस्टम्स हैं, यूजेजेस हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, साइंटिफिक कमेंट्रीज हैं, लेजिस्लेचर है, इक्विटी है, इन्वोल्यूशन। लेट्स सी इन डिटेल कस्टम्स और यूजेज। अब कस्टम्स और यूजेजेस क्या होते हैं? कस्टम्स रवायात होती है, काफ़ी अरसे से लोग इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है लोग इनको प्रैक्टिस करते रहे, और वो लोगों में इतनी रस बस गई है कि लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, कहीं लिखी हुई बातें नहीं है, लोगों के बस दिमाग में बैठी हुई है कि हमारे बड़े ऐसे करते थे तो हमने भी ऐसे करना है। फाइन, और ये कस्टम्स कहाँ से बनी? रिलीजियस प्रैक्टिस से बनी, सुपरस्टिशियस फियर्स से बनी कि भाई खुदा नाराज हो जाएगा अगर हम ये काम नहीं करेंगे या करेंगे तो। फाइन, अच्छा, तो अब क्या लिखा हुआ मैंने? ये कस्टम्स आर द प्रैक्टिसेस व्हिच आर रिपीटेडली फॉलोड बाय द पीपल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। These customs are the laws known in early states, ठीक है, तब जब कोई रिटन लॉ नहीं था तो हम इन कस्टम्स को ही लॉ समझते थे लोग। As long as the social relationship were simple and common interests were few traditions were known and followed by all the people
which were handed down through oral traditions by the elder members. ठीक है, जब रिलेशनशिप बहुत सिंपल थे और कॉमन इंटरेस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं थे और इतनी ज़्यादा वो कम्प्लेक्सिटीज भी नहीं थी सोशल सिस्टम में, तो लोग बस कुछ वो ट्रेडिशंस होती थी जिनको वो फॉलो करते थे और हर किसी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन था कि आपने इसे फॉलो करना. फाइन. द सैंक्शन, मतलब सैंक्शन जो मतलब इन कस्टम्स को रेगुलेट कर रही थी, जो पाबंदियां, वो क्या थी? Resulting from immemorial customs were added by the religious authority because the law and the religion were not distinguished. ठीक है, उस टाइम पे पुराने वक्तों में लॉ और रिलीजन जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं थे. एक ही चीज समझी जाती थी कि जो रिलीजन में बातें कह दी है ना वही कानून है. और इवन टुडे बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं उनकी बुक्स में जो बातें लिखी हुई हैं हम उसी को लॉ मान के चल रहे हैं. हमारी इवन कुरान पाक तो अल्लाह का ही कलाम है, तो उसने जो बातें लिखी हैं ये किताब लॉज की है, हमें इसी मुताबिक जिंदगी गुजारनी है. तो उस टाइम पे भी होता था कि लॉ इज रिलीजन और रिलीजन में जो बातें लिखती हैं वो आपने उसको फॉलो करना है. अदरवाइज अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो wrath ऑफ गॉड फेस करोगे. फाइन. All the rules were supposed to have a supernatural sanctions. ठीक है, अगर आपने किसी चीज को फॉलो नहीं किया तो ऐसा होता था कि जी कहत पड़ गया या बारिश नहीं हो रही या दरिया सूख गया या इस तरह की बातें. तो सुपर नेचुरल जो है ना तीन चीजें. एक मुझे बात आई इससे याद कि हजरत उमर फारूक के टाइम पे ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमर बिन अलास को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा था. तो वहां ना एक रस्म चलती थी कि दरियाए नील ना हर साल कुछ महीने होते थे उसमें ना कम हो जाता था, उसका पानी नहीं चढ़ता था ज्यादा. तो वहां एक रस्म होती थी कि एक मतलब कि ना सबसे खूबसूरत वहां की जो लड़की होती थी ना उसको ब्राइडल कॉस्ट्यूम में सारा तैयार करके उसको दरिया में बहा देते थे, तो नील ऊपर चढ़ाता था वापस. तो उन लोगों में ना ये चीज थी, फियर था कि कहीं अगर हम इस लड़की को डालेंगे नहीं ना दरिया में तो हम पर अजाब आएगा. वहां का लॉ था कि हर साल मतलब आपने ना किसी एक लड़की को दरिया में बहाना है. तो फिर हजरत उमर ने इस कस्टम को खत्म किया था कि ऐसा कुछ नहीं है और एक लेटर दिया था अमर बिन अलास को कि आप ये डाल दें दरिया में तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और ऐसा हो गया था. ठीक है, लेकिन मेरा ये बताने का मकसद था कि लोग फेयरफुल होते थे कि भाई सुपरस्टिशियस की पावर है जो कि हम अगर इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएगी. ओके. देन जुडिशियल डिसीजंस. अब जुडिशियल डिसीजंस क्या है, इनको एडजुडिकेशन भी कहा जाता है. अब हुआ क्या कि भाई पुराने वक्तों में कोई ऐसा केस आया, किसी जज ने फैसला कर दिया और वो फैसला लिखा गया. ठीक है, वो कुछ ऐसा यूनिक सा था, तब कुछ बात नहीं उससे पहले हुई. तो फिर अब क्या होता है, जब हमने मजीद जब स्टडी करनी होती है किसी केस को या कोई डिसीजन देना होता है तो हम उन जुडिशियल डिसीजंस को देखते हैं कि उसमें क्या हालात थे, वो केस किस नौयत का था और जज ने क्या फैसला दिया था. ठीक है, तो यहाँ से भी लॉ का सोर्स बन जाता है, वो कानून भी बनाया जा सकता है उस चीज को. फाइन. What I have written is, under changing conditions such as resulted from the new environment, new mode of life, or contacts with other people, several difficulties arose which cannot be solved by the customs. Here, judicial decisions come to solve the problem. अब हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, कॉन्टैक्ट बढ़ गए हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं, नई नई और चीजें आ गई. तो अब कस्टम्स तो उस हिसाब से थी ना जो पहले कभी इन्वायरमेंट चलता था, माहौल था उनका. ठीक है, अब वो कस्टम्स नहीं चल सकती तो अब यहाँ जुडिशियल डिसीजंस आ जाते हैं. फाइन. द इविल ऑफ अनसर्टेन पब्लिक ओपिनियन एंड इनजस्टिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग व्हेन कस्टमरी रूल्स आर एब्सेंट. अब देखें, हर चीज के हवाले से तो कस्टमरी रूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे ना इस मॉडर्न वर्ल्ड में. तो अब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी पब्लिक ओपिनियन जो है वो अनसर्टेन होती है. फाइन. देन इनजस्टिस भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग जो है वो चाहे कि कस्टम्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर ले. तो इन सबको चेक करने के लिए, सबको रोकने के लिए जो है हम जुडिशियल डिसीजंस को लेकर आते हैं और वो जज जो फैसला करता है उनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनको बुक्स में लिखा जाता है. फिर अब नई नौयत के जो फैसले होते हैं हम उनको भी स्टडी करते हैं और लेजिस्लेचर उनको भी ध्यान में रखता है लॉज बनाते हुए. और यहाँ क्या लिखा हुआ है, द डिसीजन ऑफ द रोमन प्रैक्टर and of the English Chancellor were the examples of the laws thus created. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि रोमन प्रैक्टर था
और इंग्लिश चांसलर के कुछ जो है ना जुडिशियल डिसीजन, हम ये कह सकते हैं कि ये लॉज इस तरह बनाए गए थे। देन साइंटिफिक कमेंट्रीज। अब साइंटिफिक कमेंट्रीज क्या है? कुछ ऐसे मतलब लॉयर्स हैं, जूरिस्ट्स हैं बहुत ज्यादा जिन्होंने लॉ पढ़ा है, वो किताबें लिखते हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर, किसी कस्टम के ऊपर, किसी एक डिस्प्यूट के ऊपर, ठीक है, वो किताबें लिखते हैं। अब इन किताबों की ना डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, वो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके बुक लिखते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ, जब लॉ मेकिंग होती है ना, तो हम इनको भी एज अ सोर्स यूज करते हैं कि एक बंदा है बहुत बड़ा जुरिस्ट था जिसकी लॉ पे अच्छी कमांड थी, उसने अपनी किताब में क्या बात लिखी है स्पेसिफिक सिनेरियो या मतलब इंसिडेंट के ऊपर, ठीक है, तो हम वहां से भी डिराइव करते हैं लॉस को। यहाँ हम देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। The writings of the great jurists have sometimes contained legal principles which have been incorporated into the law। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी होती है, कुछ प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो हम उनको लॉ बना देते हैं अगर वो लोगों की भलाई के लिए है तो। लॉयर्स एंड जजेस अटैच इम्पोर्टेंस टू देयर केयरफुली कंसीडर्ड ओपिनियंस। अब जो लॉयर्स हैं या जजेस हैं, ठीक है, किसी फैसले के दौरान इन कमेंट्रीज को उठा लाते हैं कि भाई ये जूरिस्ट है, उन्होंने ये बात लिखी थी अपनी किताब में, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं जब जज फैसला कर रहे होते हैं, ठीक है। अनलाइक जजेस हुज डिसीजन अप्लाई पर्टिकुलर केसेस, मतलब एक पर्टिकुलर केस, अगर मैं जज हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर केस का फैसला कर रही हूँ तो मेरा फैसला उसी केस पे अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन कमेंटेटर्स ने तो किताबें लिखी होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, फाइन, एंड मतलब उन्होंने बातें बताए होते हैं कि जी लॉ किस तरह काम करता है, लीगल साइंस क्या है, इस तरह की सारी चीजें। तो फिर हम इनकी जो कमेंट्रीज होती है इनको स्पेसिफिकली साइंटिफिक ट्रीटमेंट की तरह लेते हैं, ठीक है। लीगल साइंस इसको किस तरह लेती है? व्यू एज ए कंप्लीट सिस्टम कैपेबल ऑफ साइंटिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है, कि इसको यूज करके कोई नतीजा खस किया भी जा सकता है या नहीं, इनकी कमेंट्रीज को यूज करके। अच्छा, अब नेक्स्ट में मैंने एग्जांपल दी है, द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाय द जूरिस्ट इन रोमन एंड कैंट इन अमेरिका, ठीक है। कैंट एक होगा कोई जूरिस्ट, तो उसने किताब लिखी होगी, या जो रोम में जो जूरिस्ट थे वो भी बुक्स लिखते थे, तो उनकी किताबों की या उनकी साइंटिफिक कमेंट्रीज को हम एज अ लॉ, मतलब लॉ बनाते हुए कंसीडर कर सकते हैं। देन सबसे बड़ा सोर्स तो है ही लेजिस्लेचर, इसने तो लॉज बनाने होते हैं, तो जो हमारी पार्लियामेंट है, ये हमारा लेजिस्लेचर है ना, ये कानून बनाने के लिए तो बैठता है, ठीक है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लॉ मेकिंग फैक्ट्री भी कह सकते हैं, फाइन। न्यू लॉज, इसका काम क्या है? नए लॉ बनाना, ओल्ड वंस को अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ठीक है। और अगर कोई ऐसा लॉ है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है, उनको अबॉलिश करना इनका काम है, ठीक है। In spite of the decrease in the influence of the other sources of the law, the legislature bears in mind the customs, religious practices, and judicial decisions. अब लेजिस्लेचर ने लॉ बनाना है, वो लॉ बनाते हुए इन सब चीजों को जहन में रखती है, साइंटिफिक कमेंट्रीज को भी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी, जुडिशियल डिसीजंस को भी, और कस्टम्स को भी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का ये काम है। इक्विटी। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी एक फेयरनेस का प्रिंसिपल है कि जी इक्विटी एक्चुअली में ना इक्वालिटी नहीं होती। इक्विटी होती है कि अगर अगर दो लोग हैं और एक के पास कम रिसोर्सेज है और एक के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, और गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करिए, तो गवर्नमेंट देखेगी जिसके पास कम रिसोर्सेज है ना, मैं उसको ज्यादा प्रोवाइड कर दूं फंड, और जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है उसको कम प्रोवाइड कर दूं, तो एक बैलेंस हो जाता है, तराजू में दोनों पलड़े इक्वल हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये फेयरनेस का प्रिंसिपल है। हम नॉर्मली लॉज जब बनाते हैं ना, तो हम इक्विटी को जहन में रखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है? इट इज अ नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ अडॉप्टिंग ओल्ड लॉज टू न्यू कंडीशंस। अब ओल्ड लॉज हैं, लेकिन हमने न्यू कंडीशंस पे उनको जब इम्प्लीमेंट करना है, तो हम फिर देखेंगे कि कहाँ से कोई चीज हल्की हो सकती है, कहाँ से किसी चीज को कम किया जा सकता है, ठीक है। इट सप्लीमेंट्स द ओल्ड लॉज एंड मेक एन एडिशन टू इट। अगर कुछ ऐसे लॉज हैं जो वर्न आउट हो गए, अभी नहीं चल पा रहे, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है इक्विटी को लगा के, ठीक है, इक्विटी के प्रिंसिपल को ऐड करके, तो फिर हम वो लगाएंगे और उसको एडिशन, उस लॉ जो ओल्ड लॉ है जो वर्न आउट है, उसको हम उसमें एडिशन करके उसको नया लॉ बना देंगे, ठीक है।
या उसको एडवांस कर देंगे, अप टू डेट कर देंगे, यू कैन से। Sometimes the court may be confronted with disputes on which the law is silent. Under such conditions, the court decide the dispute by taking the course of the equity. अब ऐसा है कि कोर्ट के पास कोई ऐसा मतलब मसला आ गया है कि लॉ कुछ भी नहीं कह रहा, तो अब जो जज है ना वो देखेगा कि ना मैं कर क्या सकता हूँ इस बंदे के लिए। हो सकता है कि जो विक्टिम हो, ठीक है, वो उसको कंपनसेट कर दें, और मतलब ऑब्वियसली वो विक्टिम को कंपनसेट करेंगे, और जो जिसने भी गुनाह किया है, जुर्म किया है, उसको पनिशमेंट देंगे, तो इक्विटी हो जाएगी, ठीक है। This is the general principle of the fairness on which court decide the case when there is no law present for this case. ठीक है, अब ऐसे कोई केस आ गया है जिसपे मतलब पहले से लॉ मौजूद नहीं है, या मतलब लॉ है ही नहीं, ठीक है, तो उस पे कोर्ट जो है वो इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई करके फैसला करेगा। नेक्स्ट क्या है, रिलीजन। अब रिलीजन क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग थे, पहले ज़माने के लोग थे, वो रिलीजन और लॉ में कोई फ़र्क नहीं रखते थे। जो रिलीजन ने बातें कर दी वही लॉ थी, ठीक है। और रिलीजन से बिट्रे भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि डर होता है, मतलब अभी भी जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने मना किया है और हम वो करें तो हमें अंदर से डर लगता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, हमें सज़ा मिलेगी, या हमारे साथ हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हो जाए इसके रिजल्ट में, ठीक है। तो ऐसा ही लोगों के साथ होता था और अभी भी होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे मतलब मुआशरे हैं जहाँ उन्होंने अपनी ही होली बुक्स को एज अ लॉ, मतलब होली बुक्स में जो बातें लिखी हैं उनको लॉ के तौर पे इस्तेमाल करें। हिंदुत्व का क्या नारा है, वो यही तो कहते हैं हमने गीता को और रामायण को और क्या नाम है इनके वेद हैं, इन सबको हमने अपने मुल्क में एज अ लॉ इम्प्लीमेंट करना है। वो ग्रेटर हिंदुस्तान वो बनाना है उन्होंने, वो इसलिए तो सारा वो कश्मीर को बना अपने अंदर जो है मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो नेशनल रजिस्टर को अगेन वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी सीन था, इसलिए तो चाह रहे थे कि हम यहाँ पे सारा हिंदू लॉ लेकर आए। हमें कोई मसला नहीं है जो दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। और इसी तरह हमने पाकिस्तान में भी एज मतलब शरिया लॉ है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान में शरिया लॉ नहीं है प्रेजेंट, मतलब लैशेज हैं और वो गर्दन को सर से अलग कर देना, फांसी दे देना चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी बातें यही हैं, मैं पढ़ नहीं रही, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर शरिया ने जो पेनल्टीज दे दी हैं, हमने वही पेनल्टीज भी लगानी होती है। नेक्स्ट क्या है, लॉस की कितनी टाइप्स हैं। लॉस की तकरीबन 9 टाइप्स है, ये मैंने लिखी हुई, नेचुरल, पॉजिटिव, नेशनल, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑर्डिनरी, पब्लिक, प्राइवेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नेचुरल लॉस क्या है, सबसे पहले हमने शुरू में जब थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकब रूसो को पढ़ा था, तो उन्होंने बताया था कि जी स्टेट ऑफ नेचर थी, उसमें कुछ नेचुरल लॉस थे। अब व्हाट आर दीज नेचुरल लॉज, नेचुरल लॉज डिवाइन लॉज, जो कि जिसको सारी कुदरत फॉलो करी, सारी दुनिया फॉलो करी जिन लॉज को, ठीक है। रिटन नहीं है लेकिन हर इंसान के दिमाग में। अब स्टेट ऑफ नेचर में किसी को क्या पता था कि किसी इंसान का कत्ल करना गुनाह है, लेकिन जब अगर उसने ऐसा किया, जैसे हाबील ने काबिल को जब कत्ल किया था, तो सॉरी काबिल ने कत्ल किया था हाबील को, तो उसके दिल में खौफ था कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। वो काफी अरसे वो लाश को हाबील की उठा उठा के फिरता रहा, तो ये उसके माइंड में था कि मैं कुछ गुनाह कर रहा हूँ। नेचुरल लॉ था जिसने उसको मतलब बिट्रे किया था, रिटर्न नहीं था, लेकिन उसके माइंड में था कि मैंने गलत कर दिया, मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया, ठीक है। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं किया होता, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन किया होता, हर कोई अपने अपने हिसाब से इनको ले रहा होता है। नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन सोसाइटी, एजेंसी और अथॉरिटी, किसी इंसान ने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, ठीक है। इट हैज इट्स सैंक्शन इन रिस्पेक्ट और सॉरी इन रिस्पेक्ट फॉर और फेयर ऑफ सम सुपर पावर, ठीक है। जहन में होता है कि भाई कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई ऐसा है जिस जो हमें देख रहा है, और अगर हमने इसके लॉज के अगेंस्ट चले गए तो हमें गुनाह मिलेगा, ठीक है, या हमें हमसे पूछा जाएगा इस हवाले से, तो नेचुरल लॉज है। नेक्स्ट है पॉजिटिव लॉज।
अब जैसे नेचुरल लॉज है ना, पॉजिटिव लॉज, उसके बिल्कुल बरअक्स है, इंसान बनाते हैं, रिटन है, ठीक है, कंक्रीट होते हैं। जैसे वो एब्स्ट्रैक्ट थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, ठीक है, वो कोई एजेंसी आके उनको डिफाइन करे और अंडरस्टैंड करवाए तो लोग समझते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में होता है कि ऐसे नहीं करना, क्यों नहीं करना उन्हें नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये कंक्रीट है, इन्हें पता है, मतलब अंडरस्टूड है कि अगर ऐसे करेंगे तो इसका ये नुकसान है। ओके, इट इज सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट। अब ये मतलब जो पॉजिटिव लॉज है ना, सॉवरेन पावर है स्टेट की, ये लॉज के थ्रू ही तो स्टेट आपको कंट्रोल करती है। देन क्या है, दीज आर डिटर्मिनेंट एंड द वायलेशन कैन लीड टू द पनिशमेंट। अब डिटर्मिनेंट है, पता है कि लॉ की अगर हमने वायलेशन की तो हमें सजा मिलेगी, और क्या सजा मिलेगी ये भी पता होता है, मतलब अगर आप किसी का कत्ल कर दो तो आपको पता है कि आपको भी कत्ल किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्या है, नेशनल लॉज। नेशनल लॉज क्या है जी, ये लॉज जो है ना किसी एक नेशन में बने होते हैं, मतलब मैं पढ़ देती हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। अ लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल लिविंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड इज कॉल्ड द नेशनल लॉज। अब नेशनल लॉज किसी एक नेशन या मतलब समझिए किसी एक नेशन स्टेट में जो लॉ बने हैं ना वो है लॉज, और वहाँ जो भी इंसान रह रहा है वो सब लॉज को फॉलो करेंगे। चाहे मैं चली गई हूँ इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी, मुझे इन लॉज को फॉलो करना है। अगर मैं इनके नेशनल लॉज को तोड़ूंगी वहां रहते हुए तो मुझ पर भी वही सजा मतलब लगेगी जो वहां के लोगों को लगती है। इट डिटर्मिन्स द प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप ऑफ द पीपल लिविंग इन अ स्टेट। ठीक है, जो लोग हैं जैसे मैं हूँ और मेरा वहाँ के मतलब लोगों के साथ क्या ताल्लुक है, मैं किस तरह चल रही हूँ, मैंने वहाँ पे गंद फैलाना नहीं फैलाना या क्या करना है, स्टेट मतलब मैंने किस तरह समझे कोई परचेजिंग करनी है या क्या हिसाब किताब है, वो सब इन लॉज में मौजूद होता है। ठीक है, इन्हें नेशनल लॉज कहते हैं, किसी एक स्टेट के अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं। देन इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉज में क्या है, अब नेशनल लॉज किसी एक स्टेट पे लग रहे हैं, इंटरनेशनल लॉज विद इन द स्टेट्स है। नेशनल लॉज को या पॉजिटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी मौजूद होती है हर स्टेट के अंदर, जिसे हम पुलिस कहते हैं, या रेंजर्स होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी एजेंसी नहीं है। ठीक है, ये स्टेट खुद ही अपने आप को बाउंड कर लेती है कि मैंने इससे बाहर नहीं जाना। इंटरनेशनल लॉज तो मौजूद है, लेकिन अगर स्टेट उनको फॉलो नहीं करना चाहे तो फिर क्या हो सकता है, फिर जंग ही हो सकती है। ठीक है, कोई एजेंसी नहीं है जो स्टेट को कहेगी कि भाई आप इनकी रिस्पेक्ट करो। जैसे चाइना, साउथ चाइना सी में एग्रेसिवनेस दिखाता है, वो कहता है कि जी 9 डैश लाइंस हैं और ये सारा इलाका मेरा है, हालांकि इंटरनेशनल लॉ कहता है ऐसा नहीं है, 120 किलोमीटर से अबव चले जाओ तो आपकी बाउंड्री खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं कर रहा, तो कौन करवा सकता है, कौन पुलिस है जो आएगी चाइना को कहेगी भाई चले आप हमारे साथ जेल। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉज जो है वो बताते हैं कि एक स्टेट ने दूसरी स्टेट्स के साथ किस तरह, किन बेसिस पे, किन टर्म्स के ऊपर जो है रिश्ता कायम रखना है। फाइन। देन क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल लॉज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट। अब जैसे नेशनल लॉज को बनाने के लिए लेजिस्लेचर में बंदे बैठते हैं, ठीक है, फिर एग्जेक्टिव उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉज के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। जेरेमी बेंथन ने ये फर्स्ट टाइम यूज किया था इस टर्म को 1780 में, और पहले इसको लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था, लेकिन जेरेमी बेंथन ने कहा कि इसको इंटरनेशनल लॉज कहा जा सकता है। फिर देयर इज नो एजेंसी टू एक्सिक्यूट और इम्प्लीमेंट दीज लॉज, ये ऑफ नहीं लिखना था, इम्प्लीमेंट लिखना था, सॉरी और लिखना था। So state implements or enforce these by self-help and intervention on the part of the other states. ठीक है, which sympathize the wrong ones. ओके, अब पता है क्या स्टेट्स को क्या करना होता है, अगर कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट के अगेंस्ट एग्रेसिवनेस दिखा रही है तो सारी स्टेट्स का ये बनता है कि वो क्या करें कि वो जिसके साथ जुल्म हो रहा है ना उसके साथ खड़ी हो जाए, और जो जुल्म कर रहा है उसको अकेला छोड़ दें। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मोरालिटी कहला सकती है, इंटरनेशनल लॉज को पॉजिटिव मोरालिटी भी कह सकते हैं। द ओनली जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉज इज दैट माइट मस्ट बी ऑन द राइट साइड। माइट मस्ट बी ऑन द राइट साइड, कि मतलब कहते हैं ना माइट इज राइट, तो वो कह रहे हैं माइट मस्ट बी ऑन द राइट साइड।
जो ताकतवर है ना, जो हमारी सुपर पावर्स है, उनको चाहिए कि कमजोर का साथ दे, ना कि जालिम का, ठीक है, मजलूम का साथ दे। That's the triumph of the national justice, और इस तरह हम नेशनल इंटरनेशनल जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डिनरी लॉज है। ऑर्डिनरी लॉज क्या है? दिस सेट ऑफ द लॉज गवर्न्स द पीपल ऑफ द स्टेट, ठीक है, किसी एक स्टेट के लोगों को जो है वो गवर्न करते हैं ऑर्डिनरी लॉज। इट इंक्लूड्स ऑल द म्यूनिसिपैलिटीज लॉज, ठीक है, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को निकाल दिया जाए तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अलावा जो लॉज होते हैं ना, म्यूनिसिपैलिटी के लॉज होते हैं, तो वो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। These laws are enacted by the legislature and are subordinate to the constitution. Constitution सबसे बड़ा लॉ है, उसके नीचे फिर एडमिनिस्ट्रेशन आती है, फिर ये म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, फिर इनके लॉज डिफाइन किए जाते हैं कि किसका टेन्योर कितना होगा, या किस किस ने क्या क्या काम करने हैं, या लोग किसी एरिया में रह रहे हैं तो वो किस तरह रहेंगे, अगर उन्हें कंप्लेन करनी तो वो किस तरह करेंगे, कंडक्ट कैसा होना चाहिए लोगों का, वो सारा कुछ, ठीक है, म्यूनिसिपल लॉज में आ जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक लॉज। अब ये पब्लिक लॉज क्या है? ये डील करते हैं रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट एंड द पीपल ऑफ द स्टेट। स्टेट लोगों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्या नहीं प्रोवाइड कर रही, जस्टिस दे रही है, नहीं दे रही, स्टेट ने लोगों के जो टैक्स का पैसा लिया है उनको किधर खाते में रखा है, कहाँ इस्तेमाल किया, ये सब पब्लिक लॉज में आ जाते हैं, ठीक है। इट कवर ऑल द फॉर्म्स ऑफ द क्राइम, स्टेट इज द पार्टी इन दीज केसेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि इंसान स्टेट के खिलाफ कोई क्राइम कर रहा हो, ठीक है, तो इसमें सब क्रिमिनल मतलब समझ लेंगे क्राइम्स वगैरह सारे आ जाते हैं जो इंसान स्टेट के अगेंस्ट कर सकता है। देन प्राइवेट लॉज है, जैसे ये पब्लिक लॉज थे ना, ये स्टेट और पीपल का रिलेशनशिप था, और ये जो है ना ये प्राइवेट रिलेशनशिप है। दो लोग, मैं और मेरा कोई दोस्त हो सकता है, मेरा कोई जानने वाला हो सकता है, जिसके साथ मेरा रिलेशन जो है वो कंडक्ट करना है, तो उसको कंडक्ट किस तरह करना है, मैंने प्राइवेट लॉज को मद्देनजर रख के, ठीक है। प्रॉपर्टी का कोई सीन है, मैंने किसी से खरीदी है, किसी को बेची है, तो किस तरह प्राइवेट लॉज बताएंगे। मैरिज का जो भी सिस्टम है, इनहेरिटेंस का जो भी सिस्टम है, लिबरल ये सरेंडर का जो भी सिस्टम है, वो सारा सारा प्राइवेट लॉज बताएंगे, ठीक है। देन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है? मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है, वो ये है। These are the basic laws according to which the system of the state is conducted. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में बता रहा होता है कि स्टेट ने चलना कैसे है, स्टेट में कौन कौन हुकूमत कर सकता है, कितनी कैबिनेट हो सकती है, प्रोविंसेस के क्या अख्तियारात हैं, स्टेट के क्या अख्तियारात हैं, जुडिशरी के क्या अख्तियारात हैं, कितनी कितनी सैलरीज होंगी, कितना कितना टेन्योर होगा, तकरीबन ये सारी बात होती है, ठीक है। फिर राइट्स लिबर्टी सब डिफाइन हुए होते हैं उसके अंदर। डिफाइंस एंड एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कैबिनेट, पीएम, प्रेसिडेंट सब बताएंगे। इलेक्शन कैसे होंगे ये भी बताएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये सब आपस में किस तरह का रिलेशन रखेंगे, कौन किस में कितना कितना इंटरफेयर कर सकता है और कितना कितना नहीं कर सकता, सब बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। देन हमारे पास आ जाती है आखिरी टाइप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज की। ये एक सेपरेट ब्रांच है, ठीक है, लीगल अथॉरिटी की, दैट डील्स विद द स्टेट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी के साथ डील करती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बताएंगे कि जो इदारे बन रहे हैं ना, उन इदारों के इख्तियारात क्या है, उन इदारों में काम करने वाले लोग के मतलब कैसे होने चाहिए, वो किस तरह आएंगे, वो कब रिटायरमेंट ले सकते हैं, उनकी पेंशन कितनी होगी, रिटायरमेंट की एज क्या होगी, निकाला किस लिए जा सकता है, वो सब कुछ, ठीक है। तो इट मतलब तीसरा पॉइंट है, इट मेनली फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑफ द मॉडर्न स्टेट एंड हैज इवॉल्व फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सो इट इज सबऑर्डिनेट टू इट। अब क्या है, मॉडर्न स्टेट इसकी बेसिस पर फंक्शन करती है, ठीक है ना। इदारे जो बन रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को ही एज अ बेस लेके ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए जाते हैं। बॉडी ऑफ द रूल्स है जो कि रेगुलेट करती है रिलेशनशिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टुवर्ड्स द सिटीजन्स, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसका सिटीजन्स के साथ क्या ताल्लुक है, उन्होंने क्या क्या काम करने सिटीजन्स के लिए, तो सब कुछ देखेंगे। कंपोजिशन एंड पावर भी देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की।
लिमिट्स वगैरह भी लगा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे, और उनका प्रोसीजर भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि वो अपनी पावर, मतलब उनकी पावर तो डिफाइन कर दी कि आपके इख्तियारात ये हैं, लेकिन उन इख्तियारात का तरीका भी बता दिया कि कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर उन पर लिमिट भी लगाते हैं कि इससे बाहर नहीं जा सकते आप, ठीक है। और अगर इससे बाहर जाएंगे तो उस इदारे में मौजूद उनके मतलब जो कह लें कि उनसे ऊपर के लोग होते हैं, वो फिर इनको कंट्रोल करते हैं, इनको अकाउंटेबल रखते हैं इदारे के लोगों को, ठीक है। फिर नैब और कोर्ट्स तो है ही, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी पे जो भी लिमिट्स लगती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज लगाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद है रूल ऑफ द लॉ एंड इट्स मीनिंग। फिर मेजर स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। तो हम आते हैं एक ब्रेक के बाद, और फिर मैं आपको ये आगे पढ़ाती हूँ, तो ज्वाइन अगेन प्लीज। नेक्स्ट है रूल ऑफ द लॉ एंड इट्स मीनिंग। ये है क्या और इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब रूल ऑफ द लॉ क्या है? ये जो कानून है ना, वो कानून है और वो सबसे ऊपर है, और सब कानून के आगे झुकेंगे, कानून किसी के आगे नहीं झुकेगा, ठीक है। चाहे वो कितना अमीर है, चाहे वो कितना ताकतवर है, कानून कानून है, और उसको उसके आगे झुकना है, ठीक है। अगर जितनी सजा गरीब को मिल रही है ना, उतनी सजा उस अमीर को भी मिलेगी, जितनी सजा कमजोर को मिल रही है उतनी ही उस ताकतवर को भी मिलेगी स्टेट में। अगर ये रूल ऑफ द लॉ है ना, तो आप समझ लें कि स्टेट एक जन्नत है, और अगर रूल ऑफ द लॉ नहीं है ना, तो आप समझ लें कि वहां फिर हर माइट जो है वो हर वीक को खा रहा होगा, फाइन। वो एक लाइक का जंगल का कानून। तो इट इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये बात थी और बहुत प्रोमिनेंट थी कि हर कोई लॉ के आगे सरेंडर करेगा, ठीक है। डाइसी एक फिलोसफर है, उन्होंने क्या बोला था कि इंग्लिश मैन आर रूल्ड बाय द लॉ एंड बाय द लॉ अलोन, ठीक है। इंग्लिश मैन को कौन चीज चला रही है? सिर्फ कानून, और सिर्फ कानून ही चला रही है, ठीक है। अ मैन with us may be punished for a breach of the law but can be punished for nothing else, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम में जो एक इंसान रहता है ना, उस अगर वो कानून तोड़ेगा ना तो उसे लाजमी लाजमी सजा मिलेगी, लेकिन किसी और चीज पे उसे सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये रूल ऑफ द लॉ है। तो विद रूल ऑफ द लॉ it means the administration of a country will be strictly run by the country, ठीक है, in accordance with the law। अब कानून ने जो चीजें वाजिया कर दी हैं उसके हिसाब से मुल्क को चलाना है, उससे आगे पीछे नहीं चलाना। लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ द लॉ है नहीं, ठीक है। इससे हमारी कंट्री जो है ना बहुत डामाडोल रहती है, हर वक्त कहीं ना कहीं गिर रही होती है, कहीं ना कहीं पड़ रही होती है। लेकिन जिन कंट्रीज में रूल ऑफ द लॉ चलता है ना, वो फिर तरक्की करती है। ये समझ लें कि आप कामयाबी की कुंजी ही रूल ऑफ द लॉ में। तो स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर करना है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ ने जिस तरह डिफाइन कर दिया वैसे ही चलाना है, और लॉ से बिल्कुल नहीं हटना, अपने तरीके से किसी भी चीज को रन नहीं करना, और अगर कोई इस तरह करेगा तो उसे स्ट्रिक्टली पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। देयर इज नो रूम फॉर एक्सरसाइजिंग आर्बिट्रेरी पावर्स बाय एन अथॉरिटी। कोई एक अथॉरिटी आर्बिट्रेरी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। जैसे लाइक अगर मैं किसी एक पोस्ट पे बैठी हुई हूँ तो मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे कानून के हिसाब से चलना है, और अगर मैं कुछ करूंगी ना तो फिर मैं अकाउंटेबल हूँ किसी को भी, मतलब जो भी मेरे से ऊपर है, कोर्ट है या मेरे सीनियर्स हैं, मैं इनको अकाउंटेबल हूँ, ठीक है। और फिर मैं चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हूँ, मुझे सजा मिलेगी और उतनी ही मिलेगी जितनी बनती है, ठीक है। ऑल आर अंडर द सेम लॉ एंड नन इज अबव और ओवर द लॉ, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नो मैन और इंस्टीट्यूशन इज एम्पावर्ड, ठीक है। कोई इंसान या इंस्टीट्यूशन पावर नहीं है टू अवॉर्ड द पनिशमेंट टू एन आर्बिट्रेरी, ठीक है। किसी को भी कोई भी सजा नहीं दे सकते। ऑल आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, सब पे एक ही कानून लगता है, irrespective of their rank or status, and no discrimination is made for the purpose of administrating the justice, ठीक है। सिंपल वही बात है कि सब लॉ के आगे है, और कोई भी रैंक, कोई भी स्टेटस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे लॉ या जस्टिस को एडमिनिस्टर करने पे रोक नहीं सकते। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड ऑल आर ट्राइड इन द सेम कोर्ट। अब चाहे वो वजीर आजम का बेटा या खुद वजीर आजम है, अगर उसने गलती की है तो उसको उसी कोर्ट में लेके जाया जाएगा और वहां उसे सजा मिलेगी जहां किसी आम इंसान को भी मिलती है।
फाइन, ये रूल ऑफ द लॉ है। मेजर स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मेजर स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, मतलब कानून कहाँ कहाँ से आता है या क्या क्या है, तो ये कुछ है हमारे पास। नेचुरल लॉ स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और लीगल रियलिज्म और लीगल पॉजिटिविज्म। नेचुरल लॉ स्कूल क्या है, इसका सारा का सारा ना कंसंट्रेशन इस पे है कि लॉ, राइट, एथिक्स आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब क्या है कि जी नेचर ने इंसान को जो चीजें बता दी ना उसके हिसाब से चलना है आपने बस। The school of the thought assumes that law, rights, and ethics are based on the universal moral principles inherent in nature, discoverable through human reasons. इंसान खुद से मतलब कुदरत ने राइट्स दे दिए, एथिक्स भी बता दिए, लॉस भी बता दिए, ठीक है, और इंसानों में चले आ रहे हैं। अब इंसान ने क्या करना है, अपनी रीजन का इस्तेमाल करना है और उनको डिस्कवर करना है। मौजूद है, सिर्फ डिस्कवर करना है, सिर्फ खोजना है। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट व्यू एरिस्टोटल के टाइम में भी प्रेजेंट था, हालांकि हमारे पास प्लेटो है, उन्होंने भी ये बात की। फाइन, तो दो तरह के लॉज इन्होंने बताए, नेचुरल स्कूल्स बताते हैं कि दो तरह के लॉज हैं, जस्ट लॉज और अनजस्ट लॉज हैं। अगर लॉज जो है वो कॉमन कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसको ब्रीच नहीं कर रहे, तो वो जस्ट लॉज है। और अनजस्ट लॉज क्या है, वो मतलब कोड है जो कि इमोरल है, ठीक है, हार्मनी में नहीं है, मॉरल लॉज के मुताबिक नहीं है। ठीक है, तो अनजस्ट लॉज है। हो सकता है कि वो माइट का साथ दे रहे हैं, वो जालिम का साथ दे रहे हैं और मजलूम का साथ नहीं दे रहे, तो अनजस्ट लॉज है। ठीक है, अनजस्ट लॉ इज अ ह्यूमन लॉ, ठीक है, दैट इज नॉट रूटेड इन इटर्नल और नेचुरल लॉ। फाइन, इंसान खुद से बना लेता है और जो है वो नेचुरल लॉ में उसकी कोई रूट्स नहीं है। जो जस्ट लॉज है ना वो उसकी रूट्स है नेचुरल लॉज में। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल में क्या है, लॉ इज अ सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। जैसे हमने कहा ना पॉजिटिव लॉज बनाए जाते हैं, तो पॉजिटिव स्कूल जो है वो ये कहता है कि जो स्टेट है ना वो लॉ बना रही है ताकि लोगों को की लाइफ को कंडक्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब ये हर एक स्टेट में या नेशन में चेंज हो सकते हैं, टाइम टू टाइम भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, the law is the supreme will of the state that implies only on to the citizens of the nation at that time। ठीक है, एक वक्त में हो सकता है कि एक चीज जुर्म थी और आने वाले टाइम में वो जुर्म ना रहे, एंड therefore rights and ethics are not universal। ठीक है, राइट्स और एथिक्स यूनिवर्सल भी नहीं है, वो चेंज होते जा रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान में इतने राइट्स ना हो लेकिन बाहर बहुत ज्यादा राइट्स हो, और एथिक्स यहाँ के डिफरेंट हो, वहाँ के डिफरेंट हो, उसके हिसाब से फिर पॉजिटिव लॉज भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्कूल है। द मोरालिटी ऑफ द लॉ और वेदर द लॉ इज गुड और बैड इज इररेलेवेंट। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था, मोरालिटी की लॉ के अंदर जस्ट थे या अनजस्ट थे, यहाँ पर नहीं कुछ भी आ रहा। अगर आप स्टेट की बताई हुई चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, चाहे वो सही है या गलत है, चाहे वो नेचुरल लॉस के अगेंस्ट है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली क्वेयर थ्योरी, अगर किसी का जेंडर हो तो पता होगा कि गेइज्म और लेस्बियनिज्म को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और इसके हिसाब से लॉज पास करवाए जा रहे हैं कि कोई भी गेज और लेस्बियंस को शादी करने से नहीं रोक सकता, और क्या नाम है उसका, इसको गलत भी नहीं कह सकते आप, हालांकि नेचुरल लॉस के अगेंस्ट है, लेकिन जो है वो पॉजिटिव लॉ है, जस्ट लाइक यूएसए में और आई गेस पुर्तगाल में। ठीक है, तो ये चीज है पॉजिटिव स्कूल, वो एक नेशन में एक टाइम में सिटीजन पे लग रहे हैं उस एक टेरिटरी के अंदर। हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है, इट एम्फसाइज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द लॉ। ये क्या कहता है कि लॉज जो है ना वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरे, और आज हम तक जो बातें पहुंची है ना वो बार बार के चेंजेस के बाद पहुंची है। सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज पे कंसंट्रेट करता है कि लॉ कहाँ से इमर्ज हुआ था, ओरिजिन क्या था। ठीक है, लीगल सिस्टम का ओरिजिन क्या था। Laws derives its legitimacy and authority from the standard that have withstood the test of the time। अब laws जो है वो 100 साल पहले थे, ठीक है, और वो आज तक भी चले आ रहे हैं, कितनी मॉडिफिकेशंस के साथ चले आ रहे हैं।
तो वो उनको हम स्टैंडर्ड लॉज कहेंगे कि पुराने वक्तों में भी यही चीज थी, और वो जो अर्ली ग्रीक स्टेट थी उनमें भी ये चीज थी, ठीक है, वो आज तक भी चलता आ रहा है। तो हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो हिस्ट्री को फोकस कर रहा होता है, ठीक है, और जो अर्ली डिसीजन थे उनके केसेस को देख रहा होता है हिस्टोरिकल स्कूल। फिर क्या है लीगल रियलिज्म। इसमें क्या है जी, jurisprudence that holds the law is not simply a result of the written law, ठीक है, लॉ जो है वो सिंपली रिटन लॉ का रिजल्ट नहीं है, बट अ प्रोडक्ट ऑफ द व्यूज ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकर्स एज वेल एज सोशल, इकोनॉमिक एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं सिर्फ रिटन लॉज ही लॉज नहीं है, बल्कि वो जो जुडिशियल डिसीजन दिए जाते हैं और फिर सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंसेस है, इकोनॉमिक में जो इन्फ्लुएंसेस है और कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस है, वो सब लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर लॉ बनता है, ठीक है। लॉ सिर्फ यही नहीं कि लेजिस्लेचर बैठा और उसने कहा कि कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नो, फाइन। फिर क्या है लीगल पॉजिटिविज्म। अब नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है ये, और ये क्या कहता है, इट होल्ड्स दैट देयर इज नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, ठीक है, लॉ एंड मोरालिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लीगल पॉजिटिविज्म कहते हैं। एंड द फोर्स ऑफ द लॉ कम्स फ्रॉम द बेसिक सोशल फैक्ट्स। बेसिक सोशल फैक्ट्स क्या है, सोसाइटी कैसे रहना चाह रही है, उन्होंने किस तरह सोसाइटी लोगों ने बनाई हुई है, वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, इसका ताल्लुक है लॉ से, मोरालिटी का कोई ताल्लुक नहीं है लॉ से, ठीक है। तो ये लीगल पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट जस्टिस आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि जस्टिस ना पढ़ाऊँ, घंटा पूरा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक्चर खत्म।